Assalamualaikum everyone. My name is Mutiba Zahid and I'm your English teacher. Today we are going to study past continuous tense. अच्छा, आपको जो बुक का याद होगा कि हमने पिछली क्लास के अंदर जो नाउन्स और उसकी कुछ टाइप्स देखी थी, फिर हमने उसमें फ्रेजेस देखे थे, नाउन फ्रेजेस देखे थे, और फिर हमने उनकी कंस्ट्रक्शन देखी थी कि नाउन फ्रेज किस किस तरह से कंस्ट्रक्ट होता है. उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ना कि बुक में, वो है पास्ट कंटिन्यूस टेंस का. अभी हमने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस नहीं पढ़ा और हम डायरेक्ट पास्ट पे जा रहे हैं क्योंकि आपकी बुक की ये एक्सरसाइज है. अदरवाइज जो हमने सीक्वेंस रखा हुआ है उसके अंदर आपके टेंसेस के अंदर पहले हम प्रेजेंट टेंस को करेंगे, उसके बाद हम पास्ट को मूव करेंगे. ओके, तो अभी हम ये काम करते हैं कि हम जो बुक की चीज़ें दी हुई है ना उसको इसी तरह से समझ लेते हैं, और फिर हमारी जब रिविजन हो रही होगी या फिर हम जब टेंसेस पढ़ रहे होंगे तब जो जो चीज़ें रह जाएंगी वो वहाँ क्लियर हो जाएंगी. तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है वो क्या होता है? द पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस और इवेंट्स that were ongoing or in progress at a specific point in past. It is formed by using the past tense. करते हैं वो वॉज वर्ड यूज़ करते हैं, और उसके साथ हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विद आईएनजी, जिसको प्रेजेंट पार्टिसिपल भी कहते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं. ओके, तो जो इसका स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है वो मैं आपको यहाँ पर बोर्ड पे करके दिखा देती हूँ. तो अगर हम यहाँ पे लिख लें पास्ट कंटिन्यूस टेंस, आई थिंक रेड कलर इज नॉट विजिबल राइट. अच्छा, तो हम यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर लिख लेते हैं. सबसे पहले सब्जेक्ट तो हर जगह पर आता ही आता है, उसके बाद वॉज वर राइट, फिर उसके बाद फर्स्ट फॉर्म वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का. आई होप ये आप लोगों को विजिबल होगा, और आप लोगों ने, क्योंकि हमने 9th में इसकी काफ़ी प्रैक्टिस की थी, तो अभी आप लोगों को याद भी होगा. अच्छा, तो इसकी हम कुछ एग्जाम्पल्स अभी खुद से लिख लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट. ठीक है, इस तरीके से कोई भी एक्शन जो पास्ट में थोड़े टाइम के लिए हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, हम यहाँ बात कर लेते हैं कि सरजैन वॉज टीचिंग फिजिक्स. आपकी जो पिछली क्लास चल रही थी उसके बारे में बात कर रहे हैं. तो कोई भी काम जो थोड़े कुछ अर्सा पहले हुआ है, ठीक है, और वो कुछ टाइम के लिए हुआ है, तो उसको हम इस तरीके से लिखते हैं. सही है. इसी तरह डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको आप इस तरीके से कर सकते हैं. अब हम वापस चलते हैं अपनी बुक पे. आई होप आप लोगों को स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा. अब ये देखेंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे वही लिखा हुआ है, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव, वॉज वर, प्रेजेंट पार्टिसिपल विद आईएनजी, और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर हम लिख लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है. और इसकी कुछ एग्जांपल्स लिखी हुई है. शी वाज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग, राइट, शी वाज स्टडिंग व्हेन द फोन रैंग. फिर इसी तरह हमारे पास जो दूसरा आ रहा है वो क्या आ रहा है, वी वर प्लेइंग सॉकर एट 4 o'clock yesterday. फिर उसी तरह, while I was working they were chatting in the next room. It was raining heavily when they left. तो इस तरीके से आपका ये सेंटेंस स्ट्रक्चर बनता है. तो इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर में हम दोबारा अपनी अगली स्क्रीन पे चले जाते हैं जहाँ पे हमने ये देखा. अब हम इस पे ही अगर हम देख लें, नेगेटिव में देख लेते हैं इसको. ठीक है, तो नेगेटिव के लिए हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव सेंटेंस के अंदर जो उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस नॉट प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट. ओके, जिसे हमने यहाँ पे लिखा था कि अली इज़ प्लेइंग क्रिकेट, तो हम यहाँ पे कह देंगे, अली वॉज प्लेइंग क्रिकेट, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि अली वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट. अली वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट.
अच्छा, अब एक चीज़ का ख्याल रखना है आपने कि जब आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर होगा तो तब क्या होगा, उसका वॉज लग रहा होगा। लेकिन अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा या आई होगा तो सॉरी आई को भी हम यूजुअली वॉज यूज़ करे होते हैं, तो जो आपका प्लूरल होगा तो आप क्या करेंगे, तब वर यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं दे वर नॉट प्लेइंग क्रिकेट। ठीक है, तो इस तरीके से आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर बनेगा। और इसी को अगर हमने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना हो तो हम उसका स्ट्रक्चर इस तरीके से लिख देंगे, वॉज वर आपका शुरू में आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब विद आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट और एंड पे आपके पास एक क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, वर दे ईटिंग पिज्जा और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, तो आपका जो सेंटेंस होगा वो इस तरीके से बनेगा। तो अब हमने पिछली स्क्रीन पे हम वापस जाते हैं और अब हम देखते हैं कि हमारी बुक में इसके लिए क्या एक्सरसाइजेस दी गई हैं। अच्छा, अब हम सबसे पहले इन्होंने दिया हुआ है कि वेयर टू यूज़ पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, कि हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले डिस्क्राइबिंग ऑन गोइंग एक्शंस इन द पास्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जो पास्ट में हो रही थी, ठीक है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा एक्सप्रेसिंग साइमल्टेनियस एक्शंस इन द पास्ट, दो चीज़ें साइमल्टेनियस एक्शंस जो पास्ट में होते रहे हैं उसके बारे में बात करते हुए भी कह सकते हैं, इंडिकेटिंग अ टेम्पररी सिचुएशन और बैकग्राउंड एक्शन, या फिर आपको टेम्पररी सिचुएशन या बैकग्राउंड एक्शन के बारे में बात करते वक्त भी इसको कह सकते हैं। अब इन्होंने इन्हीं तीनों सिचुएशंस की एक एग्जाम्पल भी दी हुई है। जो ऑनगोइंग एक्शन के लिए थी वो क्या थी, शी वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द अर्थक्वेक अकर्ड। ठीक है, तो अब ये क्या है, ये पास्ट एक्शन बता रहा है एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान। फिर क्या है, वो जो साइमल्टेनियस एक्शंस थी उसके लिए क्या है, व्हाइल आई वाज कुकिंग माय फ्रेंड वाज वाचिंग टीवी। अब दो चीज़ें जो पास्ट में हो रही थी, ठीक है, सो व्हाइल यू वर टेकिंग योर फिजिक्स लेक्चर आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर माय इंग्लिश लेक्चर एट दैट टाइम। ठीक है, तो जब अपने लेक्चर ले रहे थे उस टाइम पे मैं अपना काम कर रही थी। तो पास्ट देखें बिल्कुल उसी तरीके से चल रहा है इस तरीके से मैंने अभी आप लोगों को बताया। फिर उसके बाद क्या है, इंडिकेटिंग अ टेम्पररी सिचुएशन और बैकग्राउंड एक्शन। अब इसके लिए क्या है, ही वाज स्लीपिंग व्हेन द गेस्ट्स अराइव्ड। तो क्या है, एक पास्ट सिचुएशन के पास्ट एक्शन के बीच में ही जो आपने उस टाइम पे जो आप कर रहे थे उसको भी आपने इस तरह से बताना है। अब हमारे पास ना इन्होंने एक पैराग्राफ दिया है, उस पैराग्राफ के अंदर ब्लैंक्स हैं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने इन ब्लैंक्स को पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के अकॉर्डिंग ही फिल करना है। ठीक है, तो हम इसको करते हैं, इकट्ठे करते हैं। लेट्स टेक रेड कलर। अच्छा, ओके, लास्ट नाइट वाइल आई डैश डिनर आई कुक डिनर। तो अब इसको क्या कर देंगे हम, पास्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज करने के लिए हम सबसे पहले अपना हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब वॉज लगाएंगे और फिर क्या करेंगे, कुकिंग कर देंगे। ठीक है, लास्ट नाइट वाइल आई वॉज कुकिंग डिनर माई फ्रेंड्स डैश बोर्ड गेम्स, प्ले आया रहा है यहाँ पे, तो माई फ्रेंड्स वर प्लेइंग in the living room. The rain dash outside pour. The rain was pouring. And thunder rumble in the distance. अब rumble क्या हो जाएगा, thunder was rumbling. फिर क्या है, suddenly the lights went out and we dash candles. Use for the rest of the evening. And we were using. ठीक है, फिर क्या आएगा, as I dashed the meal, as I was preparing. My friends dash funny stories. My friends were telling. And we all dashed together, laughing. We all were laughing. ठीक है, तो आपने अपनी पूरी एक्सरसाइज को इस तरीके से सॉल्व करना है जिस तरीके से मैंने आपको किया। आई होप आप लोगों ने इसको कर लिया होगा मेरे साथ। लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब हमारे पास जो अगला टास्क है वो है ओरल कम्युनिकेशन स्किल का। अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी इस टाइम पर स्कूल्स अवेलेबल नहीं हैं
तो हमको ये ओरल कम्युनिकेशन की एक्टिविटी इस तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकते। तो मैं टीचर्स को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये एक्टिविटी ज़रूर क्लास में कराइएगा बच्चों को, और फिर उसकी आप वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं, या फिर अगर आपको जैसे दिल करे आप उसको अपनी क्लास में परफॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ रही है वो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अच्छा, अब आपकी बुक के अंदर क्योंकि इस सीक्वेंस से चीज़ें दी गई हैं तो हमें इसको इसी तरह से करना है। अब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस को भी देख लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है और इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं और इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऑल्सो नोन एज द सिंपल पास्ट टेंस, तो इसको हम सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। इट इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब एक्शंस दैट वर कंप्लीटेड एट स्पेसिफिक पॉइंट इन द पास्ट। It is often associated with a definite time frame or a sequence of events that took place and concluded in the जो आपके पास ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस है या सिंपल पास्ट टेंस है, ये कोई भी एक्शन के बारे में बताता है जो कि पास्ट में कंप्लीट हुआ हो, जो अभी रिसेंट हुआ है। ठीक है, आप कहीं गए हैं, कुछ हुआ है, आपने कुछ पढ़ा है या कुछ भी, तो ये क्या होगा, ये आपका पास्ट टेंस में आ जाएगा। अब स्ट्रक्चर क्या होता है पास्ट टेंस का, वो मैं आपको यहाँ पे बना के दिखा देती हूँ। हम इसी स्क्रीन पे काम कर लेते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, आपके पास सब्जेक्ट आएगा, वर्ब टू आएगा और आपके पास ऑब्जेक्ट आएगा। ठीक है, इस तरीके से अभी हमने लिखा है। बेस फॉर्म ऑफ वर्ब को साथ आप ईडी लगा सकते हैं या फिर वर्ब टू लिख सकते हैं। जैसे आपकी बुक में लिखा है ना, सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ वर्ब विद प्लस ईडी। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास खाली ईडी या आई ईडी या खाली डी आ रहा हो। नो, यू हैव टू यूज सेकेंड फॉर्म। आपके पास इरेगुलर वर्ब्स भी तो होते हैं। ठीक है, सॉरी, आपके पास यहाँ पे रेगुलर वर्ब का लिखा हुआ है और यहाँ पे फिर इरेगुलर वर्ब का लिखा हुआ है। ओके, तो आपके पास जो रेगुलर वर्ब होंगे आप उनको इस तरीके से कन्वर्ट करेंगे और आपके पास जो इरेगुलर वर्ब होंगे आप उनके स्पेलिंग चेंज करके लिखेंगे। ये हम ऑलरेडी भी डिस्कस कर चुके हैं जब हम वर्ब्स को पढ़ रहे थे। अच्छा, अब आप इसको यूज़ कहाँ कहाँ करते हैं वो भी हम देख लेते हैं। पहले हम इसका नेगेटिव और इंटरोगेटिव स्ट्रक्चर भी देख लें। हम इसको ऐसे कर लेते हैं, अली वेंट टू स्कूल। अगर हम इस सेंटेंस को लिख लें, अगर हम इसका नेगेटिव बनाएं तो हम उसमें ये लिखेंगे, पहले स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। अब यहाँ पे हमारा वर्ब वन लगेगा, ओके, प्लस ऑब्जेक्ट। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, अली डिड नॉट गो टू स्कूल। इस बात का आपने ख्याल रखना है कि आपने वर्ब का सही इस्तेमाल करना है। जैसे आपके पास वेंट आ रहा था जब आपके पास सिंपल पास्ट में आपका डिक्लेरेटिव सेंटेंस था, सॉरी आपका जो पॉजिटिव सेंटेंस था। जब आपका नेगेटिव सेंटेंस आ रहा है उसके अंदर आपने डिड नॉट के साथ वर्ब वन लगाना है। फिर हम आते हैं अपनी थर्ड चीज़ पे जो कि है इंटरोगेटिव। तो इंटरोगेटिव के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास डिड आ जाएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ओके, तो आप इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, डिड अली गो टू स्कूल यस्टरडे। और एंड पे आप एक क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। ओके, अच्छा, तो अब हमारे पास यहाँ पर क्या दीनी है, यहाँ पे हमारे पास हमने एग्जांपल्स दीनी है। स्ट्रक्चर को उन्होंने बताया है कि आपके पास जब रेगुलर वर्ब्स होंगे तो आप उसका ईडी लगाएंगे, जब आपके पास इरेगुलर वर्ब्स होंगे तो आप क्या करेंगे, आप फॉर्म ऑफ वर्ब को चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द सेंटेंस। अच्छा, अब लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी वेयर टू यूज पास्ट इंडेफिनिट टेंस। हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले कंप्लीटेड एक्शन को बताने के लिए इसमें यूज़ क्या होता है, टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट स्टार्टेड एंड एंडेड इन द पास्ट। कोई एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो गया, पास्ट में ख़त्म हो गया। ठीक है, उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं। फिर इसके अलावा हम इस्तेमाल करते हैं, इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं, शी फिनिश्ड हर होमवर्क बिफोर डिनर। ठीक है, कोई भी काम पीछे पास्ट में हो गया है और उसके बाद कोई दूसरा काम भी हो चुका है। फिर है सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन। जब आपने कोई भी सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शन बतानी हो टू डिस्क्राइब अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट दैट हैपेंड इन द पास्ट। कोई सीक्वेंस ऑफ इवेंट है जो हुआ, फॉर एग्जाम्पल दे अराइव्ड अनपैक्ड एंड सेटल्ड इनटू द होटल रूम। तो क्या है, आपने तीन जो है वो सीरीज बता दी कि तीन चीज़ें हुई हैं, कि तीन चीज़ें क्या क्या हुई हैं। एक पहली चीज़ हुई कि वो आए, उसके बाद उन्होंने अनपैक किया और वो सेटल हो गए वहाँ पे। फिर इसी तरह पास्ट हैबिट्स को बताने के लिए भी हम इस्तेमाल करते हैं, टू टॉक अबाउट हैबिचुअल एक्शंस और स्टेट्स इन द पास्ट। जो पास्ट में आपकी कोई हैबिट्स नहीं है, कोई एक्शन इस तरीके के रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल एवरी मॉर्निंग ही वेंट फॉर अ रन इन द पार्क। ठीक है, तो वो पार्क में जाता था या जो भी सिचुएशन थी उसको बताने के लिए हमने इसको इस्तेमाल किया। और लास्ट चीज़ क्या है, इंटरप्टेड एक्शंस, टू डिस्क्राइब एन एक्शन दैट वाज ऑनगोइंग इन द पास्ट बट वाज इंटरप्टेड बाय अनदर इवेंट। तो एक एक्शन जो पास्ट में हो रहा था फिर उसको एक और इवेंट ने आके इंटरप्ट कर दिया। तो फिर क्या है, आई वॉज रीडिंग अ बुक व्हेन द फोन रैंग। ठीक है, ये आप इसके लिए भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब ये जो आई वॉज रीडिंग अ बुक जो है ये एक कॉन्टिन्यूस टेंस था और उसके बाद क्या है व्हेन द फोन रैंग इज योर सिंपल पास्ट टेंस या फिर पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब इसके बाद हमारे पास ना एक एक्टिविटी है जिसको हम देख लेते हैं। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड नोट द वर्ब्स। अब आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पर आपने इस पैसेज को पढ़ना है और आपने इसमें से वर्ब्स को सिर्फ नोट डाउन करना है। हम एक काम करते हैं, हम अंडरलाइन करते जाएंगे, ठीक है। तो लेट्स टेक द पेन एंड टेक येलो कलर। ओके, अब देखिए पहले सेंटेंस के अंदर द सन इज शाइनिंग ब्राइटली। अब इस सेंटेंस के अंदर इज शाइनिंग इज बेसिकली योर वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। एंड बर्ड्स आर सिंगिंग in the trees. Sarah walks to the market and buys fresh vegetables. Walks and buys. For dinner. Later she meets her friend at the cafe. Meets her friends at the cafe and they talk for hours. अब talk यहाँ पर क्या है, हमारे पास फिर से verb आ गया है. In the evening she watches a movie and goes to bed. तो ये हमारे पास क्या आ गए, हमारे पास सारे verbs आ गए जिनको हमने underline कर लिया. I hope ये visible होगा. अब इसके बाद हमने क्या करना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज क्या है, चेंज द वर्ब्स इनटू द पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब ये जो वर्ब्स हमने ऊपर लिखे हैं इनको चेंज करके हमने पास्ट इंडेफिनिट टेंस के अंदर इस वाले जो है पैसेज के अंदर इंसर्ट करना है। तो अब हम एक काम करते हैं, पहले रेड पेन ले लेते हैं और फिर स्टार्ट करते हैं। द सन डैश ब्राइटली, वहाँ पे वो शाइनिंग था तो क्या हो जाएगा, द सन शाइंड ब्राइटली एंड बर्ड्स आर सिंगिंग। तो आप क्या कर देंगे, पास्ट इंडेफिनिट में करना है तो सैंग हो जाएगा इन द ट्रीज। सारा डैश टू द मार्केट, वॉक्ड हो जाएगा, वॉक को हम क्या कर देंगे, वॉक्ड कर देंगे। फिर क्या आता है, एंड डैश फ्रेश वेजिटेबल्स, बॉट, बाय को हम बॉट कर देंगे। फॉर डिनर लेटर शी डैश हर फ्रेंड्स, शी मेट हर फ्रेंड्स एट द कैफे एंड दे डैश फॉर आवर्स, टॉक्ड, वहाँ पे टॉक था तो हम यहाँ पे टॉक्ड कर देंगे। इन द इवनिंग शी वॉच्ड अ मूवी। फिर क्या है, एंड डैश टू बेड, वेंट टू बेड। आई होप आप लोगों ने इसको मेरे साथ किया होगा और आपको समझ में आ गया होगा कि आपने किस तरीके से इसको पास्ट में चेंज करना है। ओके, अब हमारे पास फिर से एक एक्टिविटी आ गई है। स्टूडेंट्स विल डिस्कस अ लिस्ट ऑफ स्पेसिफिक सब टॉपिक रिलेटेड टू एनिमल राइट्स एंड कंजर्वेशन, ठीक है। अच्छा, अब क्या है, ये फिर से क्लास एक्टिविटी है जिसके अंदर बच्चे आपस में चीज़ें डिस्कस कर रहे होंगे, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट्स अवेलेबल नहीं हैं। तो मैं क्लास टीचर्स या जो आपकी सब्जेक्ट टीचर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ ये 2 एक्टिविटीज़ आपने क्लास में ज़रूर कंडक्ट करानी है। लेट्स मूव फॉरवर्ड। ओके, अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आपकी राइटिंग स्किल्स पे है, जो कि स्ट्रक्चर ऑफ एन एसे। अब जो ये स्ट्रक्चर इन्होंने दिया हुआ है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये आप एक बर्गर देख रहे होंगे, जिस तरीके से बर्गर की लेयर्स है ना, इसी तरीके से आपकी एसे की लेयर्स होती हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आपने एसे किस तरीके से लिखना है। अच्छा, सबसे पहले जो स्ट्रक्चर होता है ना एसे का, उसके अंदर जैसे सबसे पहले आपका जो बन आ रहा है उस तरीके से इंट्रोडक्शन आता है। फिर उसके बाद आपके पास अगर सैलेड आ रहा है या कुछ भी इस तरीके से तो आपका फर्स्ट पॉइंट है। फिर आपके पास जो मीट है वो या फिर उसके बाद आपके पास जो केचप एंड सॉसेज हैं, ऑल दीज थिंग्स, और वो भी एक पॉइंट है। और फिर एंड पे कंक्लूजन आपका फिर से बन आ जाएगा, ठीक है। ऊपर भी बन था, नीचे भी बन था, ठीक है। तो आपने उसी तरीके से आपका जो इंट्रोडक्शन और कंक्लूजन है वो बिल्कुल सेम तरीके से लिखना है, ठीक है। उसको लिखने का तरीका मैं आपको सही तरीके से सिखाऊंगी। अभी पहले हम देख लेते हैं कि स्ट्रक्चर जो होता है वो ऐसे का होता क्या है। Have a clear topic sentence, provide related supporting sentences, make a new paragraph whenever you take up a new point, have a proper concluding sentence with supporting sentences. Remember, we used to write paragraphs in class 9th. मैंने आप लोगों को क्लास 9th में पैराग्राफ लिखना सिखाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि पहले एक टॉपिक सेंटेंस लिखते हैं, फिर सपोर्टिंग डिटेल्स लिखते हैं और फिर कंक्लूडिंग स्टेटमेंट लिखते हैं। तो जो आपका एस्से होता है ना, वो भी बिल्कुल उसी तरह से है। और इसमें भी क्या है, आपके पास जो आपकी जो इंट्रोडक्टरी लाइन थी ना, टॉपिक सेंटेंस, आपने उसको पूरा पैराग्राफ में कन्वर्ट किया। फिर जो 3 आपकी सपोर्टिंग डिटेल्स थी, आपने उनको 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स के अंदर कन्वर्ट किया। और फिर आपके पास जो कंक्लूजन थी, आपने उसको एंड पे एक जो स्टेटमेंट थी, आपने उसका भी एक पैराग्राफ बनाया। जैसे आपने इंट्रोडक्शन का एक पैराग्राफ बनाया था, उसी तरह आपने कंक्लूजन का पैराग्राफ बनाया। अब एक चीज़ का आपने बहुत खास ख्याल रखना है, व्हेन एवर यू आर राइटिंग एन एसे इन एग्जाम, आपके पास ना वर्ड लिमिट होती है 250 वर्ड्स की, 250 to 300 वर्ड्स। तो आपका जो हर पैराग्राफ है ना एसे का, वो इक्वल लेंथ का आना चाहिए। इक्वल लेंथ का आने का मतलब ये है कि आपने जो वर्ड्स हैं उसको इक्वली डिवाइड करना है।
अगर आप 50 to 60 वर्ड्स हर पैराग्राफ के अंदर लिखेंगे तो आपका यहाँ पर सारे पैराग्राफ की टोटल लेंथ मिला के 250 to 300 बन जाएगी, ठीक है। तो आपके पास 10 वर्ड्स का मार्जिन है हर पैराग्राफ के अंदर कि आपने 50 to 60 वर्ड का हर पैराग्राफ लिखना है, उसके बाद आपने उसका एक ऐसे फॉर्म करना है। अच्छा, तो अभी हम सिर्फ उस पर्सपेक्टिव से ऐसे देख रहे हैं जिस पर्सपेक्टिव से आपकी बुक में लिखा गया है, जिस तरह से आपको यहाँ बताया गया है, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है। अभी आप सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर को समझें, मैं आपको डिफरेंट एसेस की डिफरेंट आउटलाइन बना के अपनी जो नेक्स्ट हमारी जो प्रॉपर क्लासेस होंगी एसे की उसमें सिखाऊंगी। अभी आप सिर्फ इसको देखें कि आपके पास यहाँ पर इन्होंने किस तरीके से चीज़ों को लिखा हुआ है। अब देखें, जो इन्होंने सैम्पल ऐसे दिया है उसमें उन्होंने एक पॉइंट को किस तरीके से डिस्कस किया हुआ है। ट्रीज आर एसेंशियल टू लाइफ, प्रोवाइडिंग न्यूमरस बेनिफिट्स टू ह्यूमंस, एनिमल्स एंड द इन्वायरमेंट। They not only supply oxygen but also improve air quality, making them vital for a healthy planet. तो इस तरीके से आपका उन्होंने एक पॉइंट को, एक अपना पर्सपेक्टिव को या फिर आपकी जो थीसिस स्टेटमेंट है उसको इस तरीके से उन्होंने लिख दिया है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो फर्स्ट पैराग्राफ है उसमें फर्स्ट पॉइंट डिस्कस किया गया है, पहले फ़ायदे डिस्कस किए हैं, फिर उसके बाद दूसरी दफ़ा उनके जो उसके अलावा फ़ायदे हैं वो डिस्कस किया है, फिर तीसरे फ़ायदे डिस्कस किए और फिर कंक्लूड किया है। तो ये सिर्फ एक तरीका है ऐसे को लिखने का, ठीक है। ये सिर्फ ये तरीका नहीं है ऐसे को लिखने का, ये एक तरीका है, ओके। हम डिफरेंट तरीके ऐसे लिखने के देखेंगे, डिफरेंट आउटलाइन बना के देखेंगे, हम ऐसे क्लास में लिखेंगे इंशाल्लाह। तो ये आपने देख लिया। आप इस ऐसे की आउटलाइन को फॉलो करते हुए, जिसके अंदर पहले एक फ़ायदा बताया गया, फिर बताया गया कि दूसरी तरह से किस तरह से फ़ायदेमंद है, फिर तीसरी तरह बताया गया और फिर उसको कंक्लूड किया गया। तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से एक ऐसे लिखना है जो कि किस पर होगा, रोल ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइफ पर होगा। जिस तरीके से यहाँ पर क्या था, जो ऐसे का हमारा टॉपिक था वो क्या था, उन्होंने टॉपिक नहीं लिखा हुआ लेकिन वो ट्रीज़, रोल ऑफ ट्रीज इन आवर लाइफ आप समझ लेंगे उसको लिखा गया। जिस तरीके से ये लिखा गया है, जिस तरीके से इसको ड्राफ्ट किया गया है, आप लोगों ने बिल्कुल उसी तरीके से एक ऐसे को ड्राफ्ट करना है, द रोल ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइफ पे, ठीक है। तो आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चन है इसके बारे में। राइट एन एसे ऑन द रोल ऑफ एनिमल्स इन आवर लाइफ, यूज द माइंड मैप गिवन बिलो। ये आपको एक माइंड मैप दिया गया है, ठीक है। अब इसमें उसके फ़ायदे लिखे हुए हैं कि पेट्स हो सकते हैं, इसके अलावा जो है वो आप लेदर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, इकोसिस्टम को बैलेंस करता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे जो फ़ायदे लिखे गए हैं, इन फ़ायदों को इस्तेमाल करते हुए आप अपने ऐसे के अंदर इसको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड इफ़ यू डिस्कवर योर फ्रेंड्स engaging in the teasing of an animal or encounter an animal in distress। अगर आपको पता चले कि आपके एक दोस्त ने किसी जानवर को तंग किया है या किसी को जानवर को मार दिया है या कुछ ऐसा कर दिया है, तो आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू, ठीक है। ये भी एक क्लास एक्टिविटी है, टीचर बच्चों का रिस्पॉन्स ले सकती है और फिर उनको बता सकते हैं कि ये कितनी गलत चीज़ है। और फिर कुरानिक रेफरेंसेस जो मैंने आप लोगों को पिछली क्लासेस में दिए थे कि अगर एक परिंदा जिसको बिला वजह मारा जाएगा, वो क़यामत के दिन अल्लाह ताला से शिकायत लगाएगा उस शख्स की कि मुझे फ़लाँ शख्स ने बगैर किसी वजह के कत्ल किया। तो इस तरीके से आप लोगों को जो हमने रेफरेंसेस वहाँ पढ़े थे उनको देखते हुए आपने अपना रिस्पॉन्स देना है और आपने अपना ये एक डिस्कशन आप क्लास में कर सकते हैं। सेलेक्ट एंड राइट फ्यू वर्सेस फ्रॉम द होली कुरान अबाउट एनिमल्स। तो आप लोगों ने क्या करना है, आपने कुरान पाक में से कुछ आयात निकालनी है जो कि जानवरों के बारे में है और आपने उनको क्लास में डिस्कस करना है, या आप इसको डिस्प्ले कर सकते हैं, आप उसको एज प्रोजेक्ट लगा सकते हैं, बच्चे बनाएं ग्रुप की फॉर्म में और उसके बाद वो हर क्लास के अंदर एक चार्ट आप डिस्प्ले कर सकते हैं, राइट। तो ये आप कर सकते हैं। ये हम ऑलरेडी कुछ वर्सेस को पिछली क्लासेस में डिस्कस भी कर चुके हैं और हमने 6 सूरास को भी डिस्कस किया था जिनका नाम ही जानवरों या फिर इंसेक्ट्स पे रखा गया है। फिर क्या है, समरी राइटिंग। अब समरी राइटिंग क्या होती है? समरी राइटिंग इज द प्रोसेस ऑफ condensing a longer text's main idea into a shorter version, capturing the key points and maintaining the original meaning in a concise form। अब जब भी आपने समरी लिखनी होती है तो समरी लिखने का क्या तरीकाकार होता है, समरी लिखते वक्त आपने एक बहुत बड़े पैसेज को छोटे पैसेज के अंदर कन्वर्ट करना होता है छोटे पैराग्राफ के अंदर कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। आपने उसका जो मीनिंग है, उसका एसेंस है, उसको ज़ाया नहीं करना होता। आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने उसमें से मेन पॉइंट्स निकालने हैं और उनको लिख देना है। तो समरी लिखने का तरीका हम लोग क्लास 9 में बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। उसके कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि रीड केयरफुली, बिगिन बाय रीडिंग the passage attentively to understand its main idea, identify key information and important details। सबसे पहले आपने उसको अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपने जो की इन्फॉर्मेशन है, इंपॉर्टेंट डिटेल्स है, उनको अंडरलाइन कर लें और आप उसको बस अपने पास कहीं पे नोट डाउन कर लें। फिर उसके बाद क्या है, हाईलाइट टॉपिक सेंटेंसेस। सबसे मेन चीज़ ये है, वेन एवर यू आर रीडिंग अ पैसेज, आपने सबसे पहले उसका जो टॉपिक सेंटेंस है और कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है उसको आपने अंडरलाइन कर लेना है। आपको ये आइडिया दे देगा कि पूरा का पूरा पैसेज किस चीज़ के बारे में है, ठीक है।
फोकस ऑन द एसेंशियल एलिमेंट्स दैट कन्वे द सेंट्रल मैसेज, और आप फिर अब देखें कि कौन सी बात है जो सेंट्रल मैसेज की तरफ लेके जा रही है, जो बातें आपको इंपॉर्टेंट लगे आप उसको अंडरलाइन कर लें। फिर कंडेंस इन्फॉर्मेशन, समराइज द पैसेज इन योर ओन वर्ड्स। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आपको पता चल गया इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या हैं, अब आप उसको एज इट इज़ उन चंक्स में नहीं लिख सकते, आपने उसका स्ट्रक्चर चेंज करना है। यू हैव टू राइट ऑल दीज थिंग्स इन योर ओन राइटिंग, इन योर ओन वर्ड्स, आपने अपने वर्ड्स में लिखना है उसको, ठीक है। अवॉइड अननेसेसरी डिटेल्स एंड यूज कनेक्टिंग वर्ड्स। कनेक्टिंग वर्ड्स कौन से होते हैं? ट्रांजिशनल डिवाइसेस होती हैं। हाउएवर, मोरओवर, सिमिलरली आपने आपस में इनको कनेक्ट करना है, ठीक है। कोहेरेंस होनी चाहिए आपकी राइटिंग के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, द ट्रीज विच आर लोकेटेड इन द फॉरेस्ट provide a habitat for countless species. They offer both shelter and food for animals. They help to maintain biodiversity in the ecosystem. ठीक है, अब इसको कंसाइज करके लिखेंगे तो एक सेंटेंस में हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? Forest trees not only provide habitat, food and shelter for species but also support biodiversity. थोड़ा सा ब्लर है बट अब पढ़ा गया है, तो इस तरीके से आप लोगों ने उसको कंसाइज करके लिखना है। फिर आपने ऑर्गेनाइज करना है स्ट्रक्चर को। ऑर्गेनाइज करने का क्या तरीका है? अरेंज द समराइज्ड इंफॉर्मेशन इन अ लॉजिकल ऑर्डर। आपने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर या लॉजिकल ऑर्डर को फॉलो करना है। जो बात पहले की जा रही है उसको पहले करेंगे, जो बात बाद में आ रही है आप उसको बाद में लिखेंगे, ओके। फिर इसके बाद क्या है? मेंटेनिंग अ क्लियर एंड कोहेरेंट स्ट्रक्चर, स्टार्ट विद द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एंड फॉलो अ सिक्वेंशियल फ्लो। आपने क्या करना है? जो सबसे मेन बात है उसको पहले करेंगे और फिर आप उसको बाकी बातों को उसी तरह अरेंज करते हुए आप लिखेंगे, ठीक है। तो आपने एक लॉजिकल पैटर्न फॉलो करना है, एक ऑर्डर फॉलो करना है, ठीक है। उसके बाद जो लास्ट स्टेप होगा वो आपका ये होगा कि आपने उसको रिव्यू करना है, ठीक है। आपने अपनी समरी लिख ली है, आप उसको रिव्यू करेंगे, उसको रिवाइज करेंगे। रिव्यू योर समरी टू इंश्योर एक्यूरेसी एंड क्लैरिटी, मेक रिविजन एज नीडेड, checking that your summary captures the main ideas of the passage in a concise manner. तो आपने देखना है, आपने चेक करना है, रीड करना है। वर्ड काउंट भी आप कर सकते हैं कि क्या ये 1/3 बन रहा है या 1/3 to 1/4 तक बन रहा है। आपने इसकी वर्ड लिमिट चेक कर लेनी है, वर्ड काउंट चेक कर लेना है। फिर आपने देख लेना है कि आपने इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस तो नहीं किया, आपने चीज़ों को कंसाइज किया है, कोई एक्स्ट्रा डिटेल तो नहीं लिखी। इसके बाद आपने अपना जो फाइनल ड्राफ्ट होगा उसको अपने पेपर में लिखना है। अच्छा, ओके। फिर क्या है? प्रूफ रीडिंग एंड एंडिंग, sorry, editing. For students, editing and proofreading written work is crucial since it guarantees the coherence, accuracy and clarity of their writing. अच्छा, अब आपके लिए प्रूफ रीडिंग और एडिटिंग कितनी ज़रूरी है? आपको पता है कि कोई भी चीज़ आपके पास लिखने के लिए आई है, चाहे वो आपको एस्से है, चाहे वो समरी है, क्या करना है उसके लिए प्रूफ रीडिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रूफ रीडिंग होती क्या है कि आपने अपना एक टेक्स्ट लिखा है, आप उसको कुछ देर के लिए छोड़ दें और देन यू रीड इट अगैन, ठीक है। जब आप उसको दोबारा पढ़ेंगे यू विल फाइंड आउट द मिस्टेक्स एंड देन यू विल करेक्ट दोज मिस्टेक्स। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। एग्जाम में आपके पास थोड़ी देर रखने का टाइम नहीं होता, तो आप उसको उसी टाइम पे दोबारा पढ़ें और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसके अंदर उनको करेक्ट कर लें। थ्रू दिस प्रोसीजर स्टूडेंट्स कैन आइडेंटिफाई एंड फिक्स स्पेलिंग, grammatical and punctuation mistakes, improving the overall quality of their work. Additionally, it enhances the logical flow and organization of their stories or arguments, resulting in more persuasive and expert writing. तो क्या है, जब आप उसको प्रूफ रीड करेंगे, आप उसको दोबारा से एडिट करेंगे, आप चीज़ें देखेंगे, तो क्या होगा, एक तो उसके अंदर वो जो फ्लो है वो आ जाएगी, उसमें से मिस्टेक्स निकल जाएंगी और वो एक जो है आपका जो पीस ऑफ राइटिंग है वो अच्छे तरीके से बन जाएगा, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आप लोगों ने क्लास को एंजॉय किया होगा और ये आप लोगों के पास एक प्रूफ रीडिंग की एग्जांपल दी है, आप इसको देख सकते हैं। एंड आई थिंक इसके अलावा हमारे पास ओके हम एक काम करेंगे, हम इसको कल की क्लास के अंदर डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई सी यू टुमारो इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफिज़।